नमस्कार। मेरे एहसास में आपका स्वागत है। इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन सही राह होना बहुत ज़रूरी है। पेश है मेरी अगली कहानी। शीर्षक है हाथों की लकीरें। तो आइए सुनते हैं। हॉस्टल पहुंचकर उदास मन से बिना कपड़ा बदले खिड़की किनारे बैठकर मैं सोचने लगी, आखिर अदिति ने क्यों मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मेरा फ़ोन भी काट दिया। मंत्री जी के साथ थी, 2 शब्द मुझसे बात कर लेती तो मेरा रुआब कितना बढ़ जाता। यकीन नहीं होता पैसा आने पर वो इतना बदल जाएगी। पहली कक्षा से 12वीं तक अदिति और मैं साथ पढ़े थे, पक्की सहेली थे। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा थी उसमें, पढ़ाई, खेल, प्रतियोगिता सब में अव्वल। बड़ी होकर 5 फीट 6 इंच की गोरी अदिति बेहद खूबसूरत और खुश मिजाज थी। उसके बाएं हाथ की हथेली में ऊपर से नीचे तक एक गहरी लकीर थी, जिसे दिखाकर हमेशा बड़े फक्र से कहा करती थी, देखो मेरे हाथ में राजयोग है, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आने के बाद उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन करवाया ताकि यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर सके। मुझे भी दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शुरू में हमारी अक्सर बातें हुआ करती थी, फिर कम होती गई। मेडिकल की पढ़ाई में वक्त कहाँ मिलता है। धीरे धीरे तारीखें बदलती गईं। आज से पहले जब हम मिले थे तो वो बहुत खुश थी। स्नातक का दूसरा साल खत्म हो गया था उसका। उसने कॉलेज अध्यक्ष का चुनाव भी जीत लिया था। इस बार वह सिर्फ राजनीति की बातें कर रही थी। मैंने मजाक में पूछा, यूपीएससी छोड़कर अब राजनीति में आने का विचार है क्या तेरा? मुस्कुराते उसने जवाब दिया, रवि ने मुझे आईएएस ऑफिसरों की हैसियत दिखा दिया है। मंत्रियों के आगे कुछ नहीं चलती उनकी। राजनीति में था पैसा और रुतबा है, बस एक बार मैं मंत्री बन जाऊं। अच्छा, और ये रवि कौन है? मैंने विस्मय से पूछा। हमेशा की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी। निश्चल उन्मुक्त हंसी उसकी। तुम पढ़ाई में व्यस्त रहती हो ना, इसलिए बता नहीं पाए। रवि मंत्री जी का बेटा है। पहले साल से ही मेरे चक्कर काटता था। हार कर मैं भी उसे दिल दे बैठी। अब हम साथ रहते हैं। मेरे भाई की नौकरी लगवा दी, गांव में स्कूल बनने का काम, सड़क बनने का काम शुरू करवा दिया। रवि कहता है तुम्हारा ज्ञान और मेरा दिमाग मिल जाए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। बीए के बाद हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आखिर मंत्री जी का इकलौता बेटा है ये। मैंने मक्खन लगाने के अंदाज में कहा, मंत्री बनकर मुझे मत भूल जाना। मेरे हाथ में राजयोग की लकीर के साथ तेरे नाम की एक लकीर है। मेरे राजसी सुख का लाभ तुझे भी अवश्य मिलेगा बालिके। और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो ढेरों कांच की गोलियां बिखर गईं। उसे याद करके मेरी हंसी धीरे से निकल आई। इस घटना को गुजरे 3 महीने गुजर गए थे। इस बीच हमारी मुलाकात नहीं हुई, ना ही कोई बातचीत हुई। रविवार की सुबह थी, हवा में हल्की ठंड थी। खिड़की से आती धूप में बैठकर मैं पढ़ रही थी। दस्तक सुनकर दरवाजा खोला तो सामने अदिति थी। नाराज हो? कुर्सी पर बैठते हुए उसने आके कहा, मंत्री जी बुरे इंसान हैं, मैं नहीं चाहती थी तुम उनकी निगाह में आओ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आवाज़ भी बोझिल थी। क्या हुआ तुम्हें? यह हथेली पर पट्टी कैसी? चिंतित होकर मैंने पूछा। बस यूं ही, कहते हुए उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसकी आंखें छलक आईं। कहीं तूने खुद से हाथ तो नहीं काट लिया? दिखा मुझे। उसकी बाईं हथेली देखते हुए मैंने पूछा। हाँ, काट लिया। बचपन से जिस लकीर को मैं राजयोग समझती थी वो राजयोग नहीं, कालयोग है मेरा। बर्बाद हो गई मैं इस लकीर के चक्कर में। वो रो पड़ी। मुझे लगता था रवि मुझसे शादी करेगा, पर मैं गलत थी। एक दिन उसने मंत्री जी की मदद के लिए मुझे दौरे पर उनके साथ भेज दिया। वहाँ उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं बेबस थी, कुछ ना कर सकी, क्योंकि दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के स्कूल का उद्घाटन था। वहाँ मेरे पिताजी को सम्मानित किया जाना था। फिर ये आम बात हो गई। मुझे लगा रवि को इसकी जानकारी नहीं है। परसों जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने कुटिलता से कहा, पापा को तुम्हारा टेस्ट ठीक नहीं लगा, इसलिए शादी तो नहीं हो सकती। पार्टी के लिए काम करो, पैसे लो और ऐश करो। मुझे इन लोगों का घिनौना खेल समझ आ गया है। इनका पर्दा फाश कर दूंगी मैं। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने संभालते हुए कहा, तुम इन सब का चक्कर छोड़ दो तो फिर से यूपीएससी की तैयारी में लग जा।
सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं इनके बहुत राज जानती हूँ। बहुत खिलौने लोग हैं ये लोग। इनके हिसाब से नहीं चली तो मार डालेंगे मुझे। वो बिल्कुल हताश थी। मेरी गोद में सिर रखकर बहुत देर रोती रही, फिर वापस चली गई। 2 दिनों के बाद फॉरेंसिक ट्यूटोरियल के लिए मैं जल्दी जल्दी हेड के चैम्बर की ओर जा रही थी। तभी मेरी नज़र बरामदे में ट्रॉली पर रखी लावारिश लाश पर पड़ी। मैं चौंक गई। ये तो अदिति थी। मुझे चक्कर आने लगे। कांपते पैरों से बिना दस्तक दिए मैं हेड के चैम्बर में घुस गई। सर सर, वो ट्रॉली पर। हाँ, वो लावारिश लाश है, पोस्टमार्टम के लिए रखी गई है। आप अपने क्लास में जाइए, सर ने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा। घबराहट के मारे मैं बुरी तरह हाँफ रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी आवाज़ ठीक से निकल नहीं आ रही थी। सर, मैं सर समझ गए। मैं लाश को करीब से जानती हूँ। कमरे में और भी लोग मौजूद थे। उन्होंने एक सीनियर को मुझे वहाँ से ले जाने का इशारा किया। दीदी मुझे बगल के क्लासरूम में ले गई, मुझे शांत किया और कहा, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। मंत्री जी ने रोड एक्सीडेंट का रिपोर्ट बनाने को कहा है। तुम उस लाश को नहीं पहचानती हो, समझ रही हो ना? जाने वाली तो चली गई, खुद की खैर कर। जिंदा को मुर्दा करते इन्हें देर नहीं लगती। मैंने हाँ में सिर हिलाया। अपनी रुलाई को मुंह में दबाकर मैंने खिड़की की ओर से झांक कर देखा। राजसी सुख के सपने लिए आज बिल्कुल अकेली लावारिस मरी पड़ी थी मेरी अदिति। कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। बाईं हथेली में अब भी पट्टी बंधी थी। शायद उसने अपनी उस काली योग की लकीर को ठीक से काटा नहीं था। क्यों खींचता है तू हाथों में लकीरें और लिख देता है इनमें तकदीर। मैं रो पड़ी। शुक्रिया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।